नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, यानी पैसों की बात होगी, धन की बात होगी। इसमें मेनली 4 बातों का डिस्कशन होगा। पहली बात तो ये कि पैसा हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दूसरी बात, पैसे को अर्न करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तीसरी बात, पैसे को रिटेन कैसे किया जाए, उसको बचा के कैसे रखा जाए। और चौथी और अंतिम बात, पैसे को अप्रिशिएट कैसे किया जाए, उसको बढ़ाया कैसे जाए। तो हम लोग पहली बात पे आते हैं। पैसा हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करता है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। फिर भी हमारी सोसाइटी में पैसे को लेके एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लोग देते हैं। लोग बोलते हैं पैसा पाप होता है, पैसा हर बुराई की जड़ है, पैसा हाथ का मैल है। जो लोग बोलते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, तो अगर आप उसको बोलें कि तुम अपना हाथ बिल्कुल साफ रखो और जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मुझे दे दो, तो वो कभी आपको वो चीज करने के लिए एग्री नहीं होगा। अगर हम ये बोलते हैं कि पैसा पाप होता है, तो पाप पैसा तभी हो सकता है जब हम पैसे को अर्न करने के लिए कोई ऐसा काम करें जो कि इमोरल हो, इलीगल हो, और ऑनेस्टी के साथ हम पैसे को अर्न ना करें। अगर हम पैसे को अर्न करने के लिए अपनी विजडम को यूज कर रहे हैं, अपने इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं, हार्डवर्क करके पैसा कमा रहे हैं, तो वो पैसा पाप नहीं हो सकता है। अगर हम ये बोलते हैं कि पैसा हर बुराई की जड़ है, तो ये भी कहना सही नहीं है। कुछ बुराई की जड़ हो सकती है अगर हम गलत वे में पैसा कमाएं, या पैसे को कमाने का हमारा अप्रोच गलत हो, तब ये पैसा बुराई की जड़ हो सकती है। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं हो, तब जरूर ये बहुत सारी बुराई को जन्म देती है। ऐसा कहा भी जाता है कि अभाव से लोगों का स्वभाव खराब होता है। अभी आप देखें अगर, तो दुनिया के ऑलमोस्ट सभी कंट्री में एक तरह का इकोनॉमिक स्ट्रेस है। पहले कोविड हुआ, फिर रसिया यूक्रेन वॉर, फिर अभी मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है। तो आज की दुनिया एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। एक कंट्री में अगर कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्री पे भी पड़ता है। तो इस तरह से दुनिया के हर कंट्री में किसी न किसी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर है। कहीं पे लोग बोलते हैं कि हमारे देश में रिसेशन है, दूसरी कंट्री में बोला जाता है नहीं नहीं नहीं, रिसेशन तो हमारे यहाँ नहीं है, सिर्फ स्लो डाउन है। और कहीं पे बोला जाता है कि इन्फ्लेशन है। इनफैक्ट इन्फ्लेशन तो अभी यूनिवर्सल फेनोमेना हो चुका है। और कहीं पे बोला जाता है स्टैगफ्लेशन है। यहाँ की टर्मिनोलॉजी हम जो भी यूज करें इसको डिस्क्राइब करने का, एक बात तो तय है कि दुनिया के हर कंट्री में किसी न किसी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस है। और इस क्राइसिस की वजह से लोगों के बिहेवियर में भी चेंजेज हो रहे हैं। अगर आप अभी यूरोपियन कंट्री में घूमने फिरने जाएं और वहाँ पे आपने कहीं पे अपना बटुआ रख दिया, कहीं पे आपका कोई वैल्यूएबल गुड है, तो वो गायब हो सकता है।
उसकी स्नैचिंग हो सकती है, चोरी चकारी की घटनाएं बढ़ गई है। कुछ कुछ जगह पे, जैसे कि अगर आप यूएस के कैलिफोर्निया में अगर जाएंगे तो वहाँ पे अगर कोई आदमी किसी भी स्टोर से $900 तक का कोई सामान उठा के ले जाता है विदाउट पेइंग एनीथिंग, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं होता है। ये मान लिया गया है कि ये जो चेंज ऑफ बिहेवियर है वो एक पार्टिकुलर सिचुएशन की वजह से, एक फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। और जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी की साइज अभी अप्रॉक्सीमेटली $4 ट्रिलियन है, जो कि आने वाले 7 सालों के अंदर $7 ट्रिलियन हो जाएगी। यानी कि 2030 तक हमारी इकोनॉमी की साइज $7 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि आने वाले समय में किस तरह से हमारे आसपास लोगों के पास पैसा होगा, किस तेजी से उनका इनकम बढ़ेगा। अगर उस कंडीशन में हमारे या आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हमारी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है। इसीलिए पैसा एक अहम चीज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक बात और है कि हमारे यहाँ किसी भी तरह की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। डेवलप्ड कंट्री में सोशल सिक्योरिटी होती है, यानी कि किसी भी वजह से अगर आपका रेगुलर इनकम डिसरप्ट होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ हेल्प मिलता है, कुछ एड मिलता है, जिससे कि आपकी बेसिक नीड पूरी हो सके। अभी तो पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रहा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, लेकिन अभी ये एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। ये वैसी कंट्री में सक्सेसफुल हो सकता है जहाँ की पॉपुलेशन कम हो और पैसे बहुत। हमारे जैसी कंट्री में, इंडिया में, जहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और उस लेवल का रिसोर्स जनरेट करना कि एक लिमिटेड अमाउंट का इनकम लोगों को दिया जाए फॉर देयर बेसिक नीड, ये हम लोगों के लाइफ टाइम में तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस वजह से भी हमें पैसे की जरूरत है। एक बात और है कि हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में जो हमारा कल्चर है उसके हिसाब से हमारे पेरेंट और हमारे बच्चे हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप दूसरी कंट्री में जाएं, खास करके डेवलप्ड वर्ल्ड के कंट्री में जाएं, तो बच्चे एडल्ट होने के बाद वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ होती है उनकी, वो अर्न करते हैं, वो अपनी लाइफ खुद जीते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं। साथ ही साथ पेरेंट की भी इंडिपेंडेंट लाइफ होती है, वो इस चीज़ की प्लानिंग करते हैं। जब वो अर्न करते हैं तो उनका एक कॉर्पस होता है जिसकी वजह से उन्हें अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी अर्निंग एज होती है उसमें बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है और पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए पैसा बहुत ज़्यादा। और अंतिम बात पैसे के इम्पोर्टेंस से रिलेटेड ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज में हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। काम कर सकते हैं, अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, लेकिन पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। तो सवाल पैदा होता है कि हाउ मच इज टू मच, कितना पैसा सफिशिएंट है जिससे कि हमें काम करने की जरूरत न हो। इसका एस्टिमेट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट अगर किया जाए तो ये माना जाता है कि जितना आपका एनुअल एक्सपेंस है उसका अगर 20 to 25 पैसा 20 to 25 टाइम्स पैसा आपने अर्न कर लिया है, अगर आपके पास है, तो फिर आपका लाइफ में काम चल जाएगा, यानी कि आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कि हम लोगों के यहाँ होता है कि हमारी लाइफ में हमारा काम चल जाए, यही सफिशिएंट नहीं है। हम आने वाले जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाए, तो उस कंडीशन में आपके एनुअल एक्सपेंस का एटलीस्ट 40 to 50 टाइम्स आपको पैसा होना चाहिए। यानी कि आप अपनी लाइफ के लिए अगर एग्जाम्पल लें तो अगर आपका एनुअल एक्सपेंस 10 लाख का है तो आपको 25 टाइम्स यानी कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए चाहिए, जिससे कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं तो अगर आपका एनुअल एक्सपेंस 10 लाख का है तो उसका 50 टाइम्स यानी कि लगभग 5 करोड़ आपके पास होने चाहिए। ये एक रफ एस्टिमेट है। तो इन सारी वजहों से पैसा हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पैसा कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे, यानी कि पैसा को अर्न करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। हम लोग अपने बच्चों से पैसे के बारे में कभी डिस्कशन नहीं करते, और अगर बच्चे पैसे की बात करें, खास करके पैसे को अर्न करने की बात करें, तो हम लोग उनको इस बात के लिए इनकरेज नहीं करते। इनफैक्ट लाइफ के एक सर्टेन स्टेज तक उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है और ऑल ऑफ ए सडन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे आ जाती है। इस संबंध में हमारे देश के महान संत विनोबा भावे जी का एक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा एजुकेशन का सिस्टम इस तरह से है कि एक सर्टेन ईयर के आखिरी दिन तक हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, और वो साल खत्म होते ही दूसरे साल के पहले ही दिन हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। इस तरह से संपूर्ण गैर जिम्मेदारी से संपूर्ण जिम्मेदारी में कूदना तो एक हनुमान कूद ही हुई, और इस हनुमान कूद की कोशिश में अगर हमारे हाथ पैर टूट जाएं तो क्या अचरज, यानी कि कंप्लीट इरेस्पॉन्सिबिलिटी से कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जंप करना काफ़ी डेंजरस है, जिसमें कि एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। लेकिन इन रियलिटी हमारे यहाँ यही होता है। होना तो ये चाहिए कि जब बच्चे स्कूल में हों तभी उन्हें मनी को अर्न करने का मैकेनिज्म सीखना चाहिए।
कुछ ऐसा प्रोजेक्ट उनको दिया जाना चाहिए, कुछ वर्कशॉप कराना चाहिए जिससे कि बच्चे पैसा कैसे अर्न कर सकें इस चीज़ को समझें। इसका वेटेज भी रहना चाहिए उसके ग्रेडिंग सिस्टम में, उसके इवैल्यूएशन में। और जब वो एडल्ट हो जाए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को तो खुद से अर्न करने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए, जिससे उनकी लर्निंग भी बढ़ेगी और वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी उनको समझ में आएगा पैसे का। और अगर बच्चे अर्ली एज में अर्न करना शुरू करते हैं तो उनका अर्निंग एज जो होगा, अर्निंग का जो पीरियड होगा वो एक्सपैंड होगा। यानी कि अभी अगर बच्चे 24-25 ईयर्स की एज में कमाना शुरू करते हैं और 50-55 या हार्डली 60 तक वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनका जितना अर्निंग पीरियड होता है, अगर वो 18-19 ईयर्स से ही अर्न करना शुरू कर दें तो उनका अर्निंग पीरियड बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ उस स्टेज से अगर वो पैसे को राइट वे में इन्वेस्ट करें, उसको अप्रिशिएट करना चाहें, तो कंपाउंडिंग के लिए टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा, उसको वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का और अप्रिशिएट करने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। ये हर फील्ड में होता है। सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी इंटरनेशनल क्रिकेट में इसलिए लगाए क्योंकि उनका इंटरनेशनल कैरियर शुरू हो गया 16 ईयर्स में। और विराट कोहली ने उनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया अभी हाल ही में ओडीआई में। वो भी तभी पॉसिबल हुआ जबकि उनका कैरियर 19 ईयर्स के एज में शुरू हो गया। अब सूर्य कुमार यादव चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो सचिन और विराट का रिकॉर्ड कभी ब्रेक नहीं कर पाएंगे एज फार एज नंबर ऑफ रन्स इज कंसर्न, क्योंकि उनका इंटरनेशनल करियर ही शुरू हुआ एट द एज ऑफ 31। हम ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की बात करें तो उन्होंने 11 ईयर्स की एज में ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और अभी उनका एज है 93 ईयर्स। तो आप समझ सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 82 ईयर्स उनको मिल गया वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का और उस वेल्थ को एप्रिशिएट करने का। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। इसमें R जो होता है वो रेट ऑफ रिटर्न होता है, यानी इंटरेस्ट होता है। तो हमारा सारा फोकस जब भी हम मनी को एक्यूमुलेट या अप्रिशिएट करने की बात करते हैं तो हमारा सारा फोकस रेट ऑफ रिटर्न पे होता है, जबकि n यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स को हम लोग इग्नोर करते हैं। जबकि अगर हमारा मोडेस्ट रेट ऑफ रिटर्न भी हो और नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज कर जाए तो हमारा वेल्थ ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगा। अब अर्निंग मनी से रिलेटेड एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जब तक हम लोग अर्न करें तो अपने अर्निंग को मैक्सिमाइज करें, स्पेशली जो यंगस्टर हैं जिनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, कोई लायबिलिटी नहीं होती है, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो उस स्टेज में ज़्यादा हार्ड वर्क करके एक्स्ट्रा टाइम वर्क करके अपने अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और करियर के बिगनिंग में ही हमें कंफर्ट और स्टेबिलिटी पे उतना फोकस नहीं होना चाहिए जितना अपने अर्निंग को मैक्सिमाइज करने में होना चाहिए। जहाँ तक स्टेबिलिटी की बात है,
अगर आप हायर लेवल पे स्टेबल हैं तब तो ये अच्छी बात है। अगर आप अदानी और अंबानी के कैटेगरी में हैं और वहाँ पे स्टेबल हैं तब तो बेहतरीन बात है। लेकिन अगर आपकी अर्निंग बहुत कम है तो उस स्टेज पे स्टेबल होने से बेहतर है कि आप स्टेबल ना हो और ट्राई करें कि हम अपने अर्निंग को और ज़्यादा इंक्रीज करें। साथ ही साथ उस स्टेज में कंफर्ट नहीं ढूंढना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि बहुत आराम का काम हो रहा है। अगर हम उस स्टेज पे आराम करने लगेंगे तो बाद में फिर वो हमारे आराम में खलल डालेगा, यानी कि लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में हमें आराम नहीं मिलेगा। ऐसा कहा भी जाता है कि शांति के दिनों में आप जितना पसीना बहाएंगे, लड़ाई के दिनों में, वॉर के दिनों में उतना ही कम खून बहेगा। तो इसीलिए जब आप यंग रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, तो वो स्टेज होता है जहाँ पे कि आप हार्ड वर्क करके, एक्स्ट्रा वर्क करके अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एक और चीज़ है अर्निंग मनी से रिलेटेड कि एक एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया जाना चाहिए, यानी कि हमारा फोकस जॉब ढूंढने का नहीं होना चाहिए बल्कि जॉब देने का होना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में जॉब सीकर्स ज़्यादा है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन और जॉब गिवर कम है। तो अगर हमारा नाम जॉब सीकर के कैटेगरी में लिस्टेड होगा तो हम हमेशा स्ट्रगल करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम जॉब गिवर बनते हैं तो हमें मैन पावर आसानी से मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ लेबर भी कम होगा और साथ ही साथ हम सोसाइटी को कुछ दे भी पाएंगे, सोशल वेलफेयर भी कर पाएंगे। तो ये अप्रोच होना चाहिए हमारा एज फॉर एज अर्निंग मनी इज कंसर्न। आज के डिस्कशन का तीसरा टॉपिक है हाउ टू रिटेन मनी, यानी कि पैसा जो हमने अर्न किया है उसको बचा के कैसे रखा जाए। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि पैसे को रिटेन करना, उसको बचाना, उसको संभालना पैसा कमाने से ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि मछली को ट्रैप कर लेना ही सफिशिएंट नहीं होता है, उसको पकड़ के रखना होता है, तब बात बनती है। नहीं तो जो मछली आपने ट्रैप किया है वो फिर से जंप करके पानी में चली जाएगी। उसी तरह से पैसे को अगर हम रिटेन कर पाए, उसको एक्यूमुलेट कर पाए और टाइम के साथ अगर एप्रिशिएट कर पाए, तभी हम वेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं, वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बात को हम लोग इनिशियली नहीं समझ पाते हैं और वेल्थ को बिल्ड करने का एक गोल्डन चांस मिस कर देते हैं। हमारा अप्रोच उस स्टेज पे ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी का होता है। हम लोग एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने पे अपना फोकस रखते हैं। हम शो करना चाहते हैं पूरी दुनिया को, पूरी सोसाइटी को कि हमारे पास सब कुछ है। हम फ़ोन खरीदते हैं एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, एक्सपेंसिव कार खरीदते हैं, हॉलीडे पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, घूमने फिरने, खाने पीने में हमारा सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। कभी कभी तो हम एक्सपेंसिव घर भी ले लेते हैं और हमारे ज़िंदगी की पूरी कमाई EMI चुकाने में लग जाती है। अगर आप घर रहने के लिए लेते हैं तो उसको असेट माना जाए या नहीं माना जाए ये भी डिबेटेबल है, क्योंकि उस घर को आप आसानी से सेल नहीं कर सकते हैं, वो लिक्विड असेट नहीं होता है। और अगर
ज़रूरत के वक्त में आप उसको सेल करना चाहें तो लोग इस वक्त का फ़ायदा उठाएंगे, उसकी उचित कीमत आपको नहीं देंगे। और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है उसमें घर को बेचना एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता उस चीज़ को, इसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि घर के साथ हम अपने सेंटिमेंट को, इमोशन को जोड़ देते हैं। तो अगर हम अपने आप को इनिशियल पीरियड में ही लो रिटर्न हाई इन्वेस्टमेंट आइटम में, जैसे कि घर खरीदने में अगर लगा देते हैं, तो हम वेल्थ को एक्यूमुलेट और एप्रिशिएट करने का एक बहुत बड़ा चांस मिस कर देते हैं। और खर्च करने की हमारी हैबिट इस तरह की होती है कि हम हर चीज़ में खर्च कर के समझते हैं कि हमने कोई अचीवमेंट हासिल कर लिया है। अब अगर हम बच्चों की एजुकेशन को लें तो बच्चों के एजुकेशन के ऊपर जो हम लोग खर्च करते हैं उसमें किसी भी तरह का लॉजिक, रीजनिंग, एनालिसिस का यूज करने की बजाय हम इमोशन और सेंटिमेंट के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। हम बच्चों को एक्सपेंसिव स्कूल में भेजते हैं, एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, दूसरी कंट्री में भेजते हैं डिग्री के लिए, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि उस चीज़ से हमारे बच्चों की लाइफ में किस तरह का वैल्यू एडिशन होगा, किस तरह से उसकी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। इस बात को बिना एनालाइज किए हुए, बिना फैक्ट फाइंडिंग किए हुए हम बच्चों के ऊपर आंख बंद करके खर्च करते हैं और पता चलता है कि हमने 5 करोड़ बच्चे के एजुकेशन के ऊपर खर्च कर लिया, फॉरेन की डिग्री ले ली, और जब वो वापस इंडिया में आता है तो उसको 50,000 की नौकरी मिलती है। इसका कोई फायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। बच्चों के ऊपर, उसके एजुकेशन के ऊपर हम तभी खर्च करें जिससे कि उसमें वैल्यू एडिशन हो सके और उसकी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ सके, तभी उसका कोई सेंस बनता है। एक और चीज है हमारी सोसाइटी में कि हम किसी भी सोशल इवेंट में बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, स्पेशली वेडिंग में। वेडिंग के दिन तो ब्राइड और ग्रूम को लगता है कि वो प्रिंस एंड प्रिंसेस, और उसके माँ बाप को लगता है कि हम एक दिन के लिए राजा या महाराजा हैं या फिर रानी या महारानी। जैसे एक दिन का सीएम वाली फिल्म एक है जिसमें अनिल कपूर एक दिन का सीएम बनता है, वही फीलिंग ब्राइड एंड ग्रूम और उसके पेरेंट्स के लिए होती है शादी के दिन। और फिर वो अंधाधुंध खर्च करते हैं, पैसा उसके पास हो या फिर नहीं, क्योंकि हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि किसी दूसरे ने अगर खर्चा किया है तो मुझे भी खर्च करना चाहिए। जबकि अगर हम इसको एनालाइज करें तो अगर किसी ने 1 करोड़ खर्चा किया है अपने बच्चे की शादी में और उसका नेटवर्थ 100 करोड़ का है, तो उसने अपने नेटवर्थ का सिर्फ 1% खर्चा किया। और हमारे पास अगर 1 ही करोड़ है और हमने भी उसको देख के 1 करोड़ खर्चा कर दिया तो हमारे नेटवर्थ का 100% खर्च हो गया। बात यही नहीं रुकती है। कभी कभी तो ये होता है कि हमारे पास होता है 50 लाख और हम खर्च कर देते हैं 1 करोड़, यानी कि जितना हमारा नेटवर्थ है उसका 100% हम लोग एडिशनल खर्च करते हैं और हम कर्ज में चले जाते हैं, डेट में चले जाते हैं। फिर उस कर्ज को चुकाने में हमारी जिंदगी निकल जाती है,
बेसिक चीज़ों पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हम हेल्थ के ऊपर खर्च नहीं कर सकते, बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं कर सकते, बेसिक नीड के ऊपर खर्च नहीं कर सकते, और एक तरह का इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है। अगर इन सारी चीज़ों को हम लोग ओवरकम कर सकें तो हम बहुत सारा वेल्थ को रिटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ उसको अगर हम राइट वे में इन्वेस्ट करें तो हम बहुत सारा वेल्थ जनरेट भी कर सकते हैं। हमारी अर्निंग कम हो ज़्यादा हो, हम वेल्थ ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। इस बात की चर्चा एक बुक है, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये जॉर्ज क्लैशन की बुक है, आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़िए। उसमें वो कहते हैं कि जो भी हमारी अर्निंग है उसका एटलीस्ट 10% हमें ज़रूर सेव करना चाहिए, चाहे हमारी अर्निंग कितनी भी कम क्यों ना हो। अगर हम महीने का 10,000 रुपये भी कमाते हैं और हमें ये लगता है कि हमारा काम 10,000 में चल जाता है, इससे कम में तो नहीं चलेगा, तो अगर आप 10% सेव कर लें, यानी कि 9,000 अगर आपको खर्च करने के लिए है, तो अगर आपका काम 10,000 में चल जाता है तो 9,000 में भी चल जाएगा। अगर आपका घर 1 लाख में चलता है तो 90,000 में भी चल जाएगा। यानी कि 10% आप किसी भी कंडीशन में सेव कर सकते हैं और आपको सेव करना ही चाहिए। तो ये बात हुई रिलेटेड टू रिटेनिंग और सेविंग द मनी। और आज के डिस्कशन का लास्ट पॉइंट है हाउ टू अप्रिशिएट द मनी। यानी कि जो पैसा हमने अर्न किया, जिस पैसे को हमने रिटेन किया, अगर उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाए टाइम के साथ तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। यानी कि महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। हम पैसे को पकड़ के अपने हाथ में नहीं रख सकते हैं। ये बोला भी जाता है कि इन्फ्लेशन इज एन इनविजिबल टैक्स, यानी कि ये एक ऐसा टैक्स है जो कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन वैल्यू जो मनी की होती है वो टाइम के साथ डिप्रिशिएट करती है। इसीलिए पैसे को एप्रिशिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस पैसे को हमने अर्न किया है, जिसको हमने रिटेन किया है, उसको राइट वे में हम इन्वेस्ट करें, उसको एप्रिशिएट करें, तभी हम इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारा ट्रेडिशनल तरीका है। मॉडर्न युग में भी लोग अलग अलग टूल्स को यूज करते हैं। कुछ टूल्स ऐसे हैं जिसमें कि फिक्स रिटर्न होता है, कुछ में वेरिएबल रिटर्न होता है। जिसमें फिक्स रिटर्न होता है वो ऑलमोस्ट रिस्क फ्री होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। जो वेरिएबल रिटर्न वाले टूल्स हैं उसमें रिस्क भी, जितना रिटर्न हम चाहते हैं, अगर हम रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं तो हमें रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। इसमें कॉमन फॉर्मूला ये होता है कि अगर आप लो रिस्क वाले टूल में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न भी लो मिलेगा। अगर आप मीडियम रिस्क वाले एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न भी मीडियम मिलेगा, और हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट टूल को यूज करेंगे तो रिटर्न भी हाई मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिफरेंट एसेट क्लास होते हैं जिसमें कि हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनली हम लोग
रियल एस्टेट में यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, लैंड में, फिर हम लोग फ्लैट ले सकते हैं, घर ले सकते हैं। उसी तरह से हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में भी हम लोग फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड ETF ले सकते हैं, सॉवरेन बॉन्ड ले सकते हैं गवर्नमेंट का, गोल्ड का। फाइनेंशियल एसेट में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी जैसा कि मैंने बताया कि फिक्स रिटर्न वाला कुछ प्रोडक्ट होता है, कुछ वेरिएबल रिटर्न वाला होता है। बैंक की FD ले सकते हैं, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट में भी हम लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, यानी कि इनडायरेक्ट वे में इन्वेस्ट करें, या फिर डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करें, जो कि एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। उसका अगर आपको सफिशिएंट नॉलेज है, आइडिया है, तभी आप उस फील्ड में इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी भी वेल क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक वास्ट टॉपिक है जिसको कि इस वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।